सरदार उधम थोड़ी खिंची हुई फिल्म है जो जलियांवाला बाग घटना पे ही अड़ी रहती है। ये एक सच्ची कोशिश तो थी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के एक अनकहे हीरो को पोर्ट्रे करने की, पर इस राह में फिल्म ब्रिटिशर्स के लिए हमारी नफरत प्रोजेक्ट करती है। इस ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण के समय में ये नफरत पाल के रखना जायज नहीं है। डिसलाइक करने से पहले ये जान लो कि ये मेरे नहीं, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जूरी मेंबर इंद्रादीप दास गुप्ता का ओपिनियन है। इस पे जाहिर सी बात है बहुत कंट्रोवर्सी हुई, तभी तो वीडियो बना रहा हूँ। बहुतों ने आउटरीच तो दिखाया ही, पर बहुतों का मानना था ठीक है यार, वैसे भी ऑस्कर तक ना पहुंचती। मेरा मानना है कि बात यहाँ ऑस्कर्स में पहुंचने या ना पहुंचने की नहीं है, बट फिल्म को कॉलोनियल ऑपरेशन यानी विदेशी आक्रांताओं द्वारा किया गया उत्पीड़न दिखाने के लिए रिजेक्ट करना, ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी है। अरे ठीक है, एक बार की लापरवाही से ऑस्कर का चांस थोड़ी मिट जाएगा। रॉन्ग, क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। बहुत केसेस में तो इंडिया का ऑस्कर जीतना पक्का भी था। तो इसलिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के जूरी की ये लापरवाही पॉइंट आउट करना जरूरी है, ताकि आगे चल के इंडिया के ऑस्कर ना जीतने के चांसेस घटते जाए। पास्ट में हुई लापरवाहियां डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज मेंशन करूंगा। किसी फिल्म का ऑस्कर जीतना डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, पर कई बार ऑस्कर को लेकर हमारा ऑब्सेशन सर चढ़ जाता है। ये दिमाग से निकाल दो कि ऑस्कर्स पूरी तरह इम्पार्शियल और इंक्लूसिव होते हैं। सच बात तो ये है कि यूजुअली 24 में से सिर्फ एक कैटेगरी नॉन हॉलीवुड मूवीज को मिलती है। अकेडमी अवार्ड्स के 92 साल में सिर्फ 25 इंटरनेशनल फिल्में ही एक से ज्यादा कैटेगरी में नॉमिनेट हुई हैं, और इनमें से सिर्फ एक ने बेस्ट फिल्म का खिताब जीता है। लेजेंडरी फिल्म मेकर सत्यजीत रे, जिन्होंने कई इंटरनेशनल फिल्म मेकर्स को इंस्पायर किया, उनकी एक भी फिल्म अकेडमी अवार्ड्स में नॉमिनेट नहीं हुई। उनको जिंदगी के आखिरी दिनों में जाके ऑस्कर मिला, वो भी इस्माइल मर्चेंट, जेम्स आइवरी और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे फिल्म मेकर्स की रिकमेंडेशन पे। यानी साल में हजारों ऐसी मास्टरपीस फिल्में और फिल्म मेकर्स रह जाते हैं जिनको अकेडमी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। नो डाउट अकेडमी अवार्ड्स दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस और इज्जतदार अवार्ड्स हैं, बट अभी भी परफेक्ट से काफी दूर हैं। ओवरऑल ये समझ लो कि ऑस्कर जीतने वाली फिल्म यूजुअली अच्छी ही होती है, पर हर अच्छी फिल्म को ऑस्कर मिले ये जरूरी नहीं। लेकिन इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि एटलीस्ट एक इंडियन फिल्म का ऑस्कर जीतना हमारे लिए एज ए कंट्री कितनी बड़ी बात होगी। और ऐसा ना होने की वजह कुछ केसेस में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के डिसीजंस रहे हैं। 2005 में जूरी ने पहेली को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया था। फिल्म एक गांव की लड़की के बारे में है जिसको ट्रेडिशनल इंडियन रॉयल्टी और पर्सनल इमोशनल सिक्योरिटी के बीच चुनना होता है। रानी मुखर्जी ने इस गाँव की लड़की का रोल प्ले किया है, वहीं शाहरुख खान ने एक भूत का जो उसके हस्बैंड का रूप ले लेता है। 10 मेंबर्स की एक जूरी ने इंडिया भर की 15 पोटेंशियल नॉमिनीज में से पहेली को चुना। इस डिसीजन को बहुत क्रिटिसिज्म मिला। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि एसआरके और डायरेक्टर अमोल पालेकर जैसे बड़े नामों को फेवर करने के लिए डिसीजन लिया गया है, क्योंकि फिल्म ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को ही पसंद नहीं आई थी। और सबका ये मानना था कि बाकी फिल्में पहेली से ज्यादा काबिल थी नॉमिनेशन के लिए, जैसे इकबाल, पेज 3, परजानिया, मंगल पांडे, परिणीता, वीर ज़ारा, ब्लैक और इवन स्वदेश। ऑल्दो उस समय स्वदेश इतनी अप्रिशिएट नहीं की गई थी, पर ब्लैक सबको एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लग रही थी। इसको रिजेक्ट करने का यही रीजन सामने आया कि फिल्म 1962 की मिरेकल वर्कर से काफी सिमिलर है। इसी रीजन की वजह से ब्लैक को कांस फिल्म फेस्टिवल में रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि काउंटर एलिगेशंस ये भी थे कि पहेली भी 1973 की बॉलीवुड फिल्म दुविधा की रीमेक है। ब्लैक को रिजेक्ट करने का एक रीजन ये भी हो सकता है कि 2002 में जब संजय लीला भंसाली की देवदास फिल्म फेडरेशन ने सेलेक्ट की थी तो वो भी रिजेक्ट हो गई थी। फिल्म बोर्ड के ऑफिशियल्स ने फाइनल स्टेटमेंट यही दिया कि पहेली को सिलेक्ट करना यूनानिमस यानी एकमत डिसीजन था। इसका रीजन यही दिया गया कि फिल्म हाई सिनेमैटिक एक्सीलेंस और डायरेक्शन ऑफर करती है, और साथ में इंडियन कल्चर और एनवायरनमेंट के आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को ट्रूली पोर्ट्रे करती है। दिसंबर 2005 में ये सुनने में आया कि पहेली, ब्लैक और वीर ज़ारा गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, जो ऑस्कर्स के बाद सेकेंड मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स माने जाते हैं, उनकी टॉप 60 लिस्ट में शामिल हो गई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फाइनल नॉमिनेशंस में तीनों कोई जगह नहीं मिली। उस टाइम एसआरके यूएस में कभी अलविदा न कहना की शूटिंग कर रहे थे, तो अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए उन्होंने फाइनल नॉमिनेशंस में अपनी जगह बनाने के लिए अकेडमी मेंबर्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग्स रखी, बट यहाँ भी कोई नॉमिनेशन हाथ नहीं लगा। 31 जैन 2006 को जब फिल्म रिजेक्ट हुई तो उसके कुछ दिन बाद एसआरके ने यही फाइनल थॉट्स जताए कि यूएस में फिल्म लोगों को पसंद आई, पर सबने यही कहा कि फिल्म ऑस्कर के लिए नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग है। वहीं इंडिया में लोगों को फिल्म एंटरटेनिंग ही नहीं लगी। 2007 में फिल्म फेडरेशन की तरफ से नॉमिनेट होने का सौभाग्य एकलव्य विद द रॉयल गार्ड को मिला था, जो एक रॉयल गार्ड एकलव्य के बारे में है जिसकी 9 पुश्तों ने एक राजघराने की हिफाजत की थी। फिल्म फेडरेशन के 11 जूरी मेंबर्स ने 4 और कंटेंडर्स में से ये फिल्म चुनी, जिसमें से धर्म फिल्म ने बहुत तगड़ा कंपटीशन दिया। फिल्म फेडरेशन के डिसीजन के बाद पूरी इंडस्ट्री से लोगों के ओपिनियंस आने लगे। बहुतों का कहना था कि धर्म ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए बेस्ट चॉइस थी, बहुतों का मानना था कि चक दे ब्रिलियंट चॉइस थी। बाकियों ने दोनों को ना चुन के फिल्म फेडरेशन को रीजनल फिल्म्स इग्नोर करने के लिए क्रिटिसाइज किया। कुछ ने कहा
कहा कि अगर अच्छा नॉमिनेशन नहीं कर पाते हो तो कोई फिल्म ही ना नॉमिनेट करो, या अगर नॉमिनेशन को लेके इतना ही डिबेट हर साल होना है तो हमें एज एन इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम एक भी इंटरनेशनल लेवल की फिल्म नहीं बना सकते। और बचे कुछों ने तो पूरी कंट्रोवर्सी को ही मिडिल फिंगर दिखा दी। फिल्म के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा के ऑस्कर से पहले भी 2 एनकाउंटर्स हो चुके थे। 1979 में उनकी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एन एनकाउंटर विद फेसेस ऑस्कर्स में नॉमिनेट हुई थी, पर अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई। 1989 में उनकी फिल्म परिंदा फिल्म फेडरेशन ने सेलेक्ट की थी, पर उसको नॉमिनेशन नहीं मिला, यानी 18 साल बाद उनकी तीसरी फिल्म सेलेक्ट हुई थी। इसके पहले 2005 में जब फिल्म फेडरेशन ने पहली सेलेक्ट की थी, तब विधु विनोद चोपड़ा द्वारा प्रोड्यूस परिणीता एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मानी जा रही थी। इस बार उनकी फिल्म सेलेक्ट होने पर जब क्रिटिसिज्म मिलने लगा, तब 2005 के डिसीजन का गुस्सा निकालते हुए उन्होंने कहा कि अगर पहली सिलेक्ट हो सकती है तो एकलव्य भी हो सकती है। विधु विनोद चोपड़ा का यह भी कहना था कि 2006 में बहुत लोगों का मानना था कि लगे रहो मुन्ना भाई सबसे बेस्ट फिल्म है, बट फिर भी वो ऑस्कर के लिए सिलेक्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेस से जाके नाइंसाफी के बारे में बात करेंगे। और तो और आगे चल के उन्होंने अपने फेलो नॉमिनेशंस को वन लाइनर रोस्ट भी किया। Gumby has a better body than you. Boom. Roasted. You've slept with so many guys, you're starting to look like one. Boom. Roasted. Well, there you are. I didn't see you behind that grain of rice. Boom. Roasted. Dwight, you're a kiss ass. Boom. Roasted. उन्होंने हो रही डिबेट पर निराशा जताई और कहा कि ये फिल्म इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली है, इसलिए सबको शांत रहना चाहिए। वन ऑफ द रीजन इस फिल्म को सेलेक्ट करने का ये हो सकता है कि फिल्म में इंटरनेशनली अच्छी खासी प्रेज बटोरी थी। कैलिफोर्निया में हुए इंडिया स्प्लेंडर फिल्म फेस्टिवल की स्क्रीनिंग में हॉलीवुड इनसाइडर्स ने फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था और उसके बाद 2.5 घंटे के क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी रुके। हैरी पॉटर के प्रोड्यूसर लायनल विग्राम ने कहा कि फिल्म के ऑस्कर जीतने के हाई चांसेस हैं। 300 के प्रोड्यूसर जेफरी सिल्वर ने भी फिल्म की तारीफ की। राल्फ फिन्स को इंडिया में जब फिल्म दिखाई गई तो वो इमोशनल हुए, ताली बजाई और फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन को जाके हक भी किया उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एक्सप्रेस करने के लिए। कांस फिल्म फेस्टिवल में एकलव्य की भी स्क्रीनिंग हुई थी, बट वो अकेली नहीं थी, यहाँ धर्म फिल्म भी स्क्रीन हुई थी। सिलेक्शन अनाउंस होने के बाद धर्म की डायरेक्टर भावना तलवार ने कोर्ट में पिटीशन फाइल करी, जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म फेडरेशन की 11 मेंबर्स की ज्यूरी ने एक बायस डिसीजन लिया है। कोर्ट ने इसको एक प्राइमा फसाए केस ऑफ बायस कहा, मतलब एक ऐसा केस जहाँ एक पार्टी के पास यानी भावना तलवार के पास सॉलिड एविडेंस होने की वजह से वर्डिक्ट उनके फेवर में जा सकता है, अगर सामने वाली पार्टी ने यानी विधु विनोद चोपड़ा ने कोई सॉलिड आर्गुमेंट नहीं रखा। विधु विनोद चोपड़ा ने बॉलीवुड के चहीते सतीश मणि सिंधे को अपने डिफेंस के लिए हायर किया। भावना तलवार का एलिगेशन पर्टिकुलरली जूरी के 3 मेंबर्स सुधीर मिश्रा, जगदीश शर्मा और रंजीत बहादुर को बायस बता रहा था। सिलेक्शन अनाउंस होने के बाद ही भावना तलवार को पता चला कि रंजीत बहादुर एकलव्य की मेकिंग वीडियो के एडिटर थे। ये एलिगेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था क्योंकि 11 वोट्स में से 6 वोट्स एकलव्य को मिले थे और 5 वोट धर्म को, यानी भावना तलवार की फिल्म सिर्फ 1 वोट से रिजेक्ट हुई थी। इस केस की अफरा तफरी में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया को अल्टीमेटम दिया, या तो वो एकलव्य की एंट्री कंफर्म करें या विड्रॉ। पर जब फिल्म फेडरेशन अपने डिसीजन पर अड़ा रहा, तब भावना तलवार ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली क्योंकि ऑस्कर एंट्री सबमिट करने की डेडलाइन जा चुकी थी। अक्टूबर 2 को विधु विनोद चोपड़ा यूएस के लिए रवाना हुए क्योंकि उनका मानना था कि सेलेक्ट होना सिर्फ पहला बैटल था और हमारी कई फिल्में इस वजह से रिजेक्ट हुई हैं क्योंकि ऑस्कर की जूरी ने उन्हें देखा ही नहीं। उनको हार जीत से मतलब नहीं था, वो बस यही चाह रहे थे कि लोग एक इंडियन फिल्म को ऑस्कर्स में एंजॉय करें। विधु विनोद चोपड़ा को यह भी लगा कि वेस्टर्न लोग उनकी फिल्म से रिलेट करेंगे क्योंकि फिल्म का टाइटल महाभारत से निकला है, जिसके बारे में वहाँ के लोगों को पता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी इंडिया को कुछ हाथ नहीं लगा। अब आते हैं आज तक की सबसे बड़ी ऑस्कर कंट्रोवर्सी पे। 19 मई 2013 को दी लंच बॉक्स कांस फिल्म फेस्टिवल के इंटरनेशनल क्रिटिक्स वीक में स्क्रीन हुई थी, जहां फिल्म को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। फिल्म ने कांस में ही क्रिटिक्स वीक व्यूअर्स चॉइस अवार्ड भी जीता, जिसे ग्रैंड रेयर डियोर भी कहते हैं। अगस्त सितंबर में होने वाले टेलोरॉइड फिल्म फेस्टिवल में तो लंच बॉक्स ने झंडे गाड़ दिए। फिल्म की 7 स्क्रीनिंग्स हुई, जिसमें से एक 650 सीट्स का शो हाउसफुल था। बहुत लोगों ने फिल्म की तारीफ की। उनमें से बहुत से अकेडमी मेंबर्स ने भी फिल्म देखी और अपने कलीग्स को रिकमेंड भी की, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन था क्योंकि ऑस्कर जीतने वाली फिल्में फिल्म फेस्टिवल के वर्ड ऑफ माउथ से ही आगे बढ़ती हैं। दी लंच बॉक्स को एम्स्टर्डम फिल्म फेस्टिवल में ऑडियंस चॉइस अवार्ड भी मिला। सितंबर में होने वाले टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में भी लंच बॉक्स को ऐसा ही रिस्पांस मिला। इंडीवायर की इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक एन थॉमसन ने भी टोरंटो में फिल्म देख के उसके बारे में लंबा चौड़ा कॉलम लिखा, जिसमें फिल्म की बहुत तारीफ की। फिल्म की क्रॉसओवर वैल्यू देखते हुए सोनी पिक्चर्स क्लासिक ने उसके यूएस डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स खरीद लिए। एक पर्टिकुलर कंट्री से नॉमिनेट होने के बाद एकेडमी अवार्ड जीतने के लिए ऑस्कर
कैंपेनिंग करनी होती है, मतलब फिल्म को एक ऑस्कर कंटेंडर के रूप में प्रमोट करना। सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स सोनी एंटरटेनमेंट की एक सब ब्रांच है जो यूएस में फॉरेन फिल्मों की कैंपेनिंग करने के लिए मशहूर है। क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन जो यूएस में सबसे ज्यादा कमाने वाली फॉरेन फिल्म है, उसको भी सोनी पिक्चर्स क्लासिक्स ने ही डिस्ट्रीब्यूट किया था। यानी लंच बॉक्स में सही में इतना दम था कि इतनी बड़ी कंपनी एक स्क्रीनिंग में ही उसे सपोर्ट देने को रेडी हो गई। यहाँ तक कि डायरेक्टर डेनिस स्टैनोविच, जिनकी फिल्म नो मैंस लैंड ने लगान को ऑस्कर में हराया था, उनको भी लंच बॉक्स इतनी पसंद आई कि उन्होंने फिल्म को प्रोड्यूस करने की ठानी। करण जौहर, गुनीत मोंगा, अनुराग कश्यप और सिद्धार्थ कपूर जैसे फिल्म मेकर्स ने भी लंच बॉक्स को बैकिंग दी। जब हिंदी सिनेमा के दो पोलर ऑपोजिट फिल्म मेकर्स एक प्रोजेक्ट को लेके इक्वली पैशनेट हो, तो मतलब यही है कि प्रोजेक्ट में यूनिवर्सल मास अपील है। इसी वजह से दुनिया भर से ढेरों प्रोड्यूसर्स ने फिल्म को बैकिंग दी, क्योंकि सब कोई इस खूबसूरत फिल्म का हिस्सा बनना चाह रहा था। सिर्फ इंडिया में ही 9-10 लोग फिल्म को प्रेजेंट कर रहे थे। हॉलीवुड रिपोर्टर और वैरायटी जैसी दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट मैगजीन्स लंच बॉक्स को फाइनल नॉमिनेशंस के काबिल बता रही थी। बॉलीवुड में कई लोग ऑप्टिमिस्टिक थे कि लंच बॉक्स इंडिया का पहला ऑस्कर घर लाएगी, लेकिन वो भूल गए कि अगर फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया उसे सेलेक्ट करती है तो। एंड यस, जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। फिल्म फेडरेशन की 16 मेंबर्स की जूरी ने गुजराती फिल्म द गुड रोड को सेलेक्ट किया। ये सिलेक्शन 21 फिल्मों में से किया गया था, जिसमें भाग मिल्खा भाग, इंग्लिश विंग्लिश, विश्वरूपम, शिप ऑफ थीसियस, सेलुलॉइड, शब्दों और द लंच बॉक्स भी शामिल थी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेक्रेटरी जनरल सुप्रन सेन ने कहा कि एक यूनानिमस यानी एकमत डिसीजन था, पर इस जूरी के मेंबर्स के नाम प्रेस में रिलीज नहीं हुए। फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी के हेड बंगाली डायरेक्टर गौतम घोष ने कहा कि द गुड रोड कमेटी मेंबर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस थी, क्योंकि फिल्म में डाइवर्स यानी विविध टेरिटरीज और कैरेक्टर्स एक्सप्लोर किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि द लंच बॉक्स भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी जो उन्हें पर्सनली पसंद आई। ऐसे स्टेटमेंट पर ऑब्वियस सी बात है, सवाल तो उठने ही थे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि फिल्म को फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स में अप्रिशिएट किया गया है और एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ अच्छी कास्ट होने की वजह से ऑस्कर जूरी को कन्विंस करना आसान होता, जो द गुड रोड के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। मतलब जब पता है फिल्म के इतने प्लस पॉइंट्स हैं, तो नॉमिनेट करना। द गुड रोड एक ट्रक ड्राइवर, एक बच्चे और एक प्रोस्टिट्यूशन की स्टोरी पैरेलल वे में नरेट करती है। ये फिल्म इंटरनेशनली सिर्फ लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई थी और इंडिया में इसे बेस्ट गुजराती फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला था। द लंच बॉक्स एक टिफिन डिलीवरी मिस्टेक के बारे में है, जिसकी वजह से दो स्ट्रेंजर्स आपस में बॉन्ड करने लगते हैं। फिल्म के डायरेक्टर रितेश बत्रा ने मुंबई के फेमस डब्बा वालस के साथ एक हफ्ता काम करके फिल्म को लिखा था। वहीं द गुड रोड के डायरेक्टर ज्ञान करिया ने अपनी फिल्म को लिखने के लिए ट्रक ड्राइवर्स के साथ अच्छा खासा ट्रैवल किया था। उनको तो ऑफकोर्स ये मोमेंट बहुत सरप्राइजिंग और स्पेशल लगा, पर बाकियों के रिएक्शंस ज्यादा मीठे नहीं थे। बहुतों ने कहा कि द गुड रोड का सिलेक्शन किसी और साल में अप्रिशिएट किया जाता, पर डेफिनेटली द लंच बॉक्स जैसी मास्टरपीस के साल में नहीं। आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया कि सिर्फ सत्यजीत रे का पड़ोसी होने की वजह से ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही और लोगों के डिसअपॉइंटेड रिएक्शंस आने लगे, खास करके उन इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स की तरफ से जिन्होंने इस यूनिक फिल्म को सपोर्ट दिया था। गुनीत मोंगा ने कहा कि इतनी सारी अचीवमेंट्स और रिकॉग्निशन भी फिल्म फेडरेशन के लिए काफी नहीं थी। करण जौहर ने इंडिया का गोल्डन चांस खोता हुआ बताया, बट अनुराग कश्यप की तरफ से सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए, जिन्होंने कहा कि उन्हें रियलाइज हो गया कि इंडिया में इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स की कम्युनिटी केकड़ों की है, जो एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फेडरेशन को किसी फिल्म की इंटरनेशनल अपील का ज्ञान नहीं है और ये उनके साथ साथ इंडियन इंडिपेंडेंट सिनेमा का मोमेंट ऑफ डिफीट है, क्योंकि पहली बार इंडिया के ऑस्कर जीतने के चांसेस ग्रेट थे। उन्होंने ये भी प्रे किया कि वो गलत हो और द गुड रोड एक्चुअल में सबके मुंह पे ताला लगा दे, और फिर अपने कमेंट्स देकर उन्होंने ट्विटर और फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिया। रितेश बत्रा ने भी बहुत हार्श रिएक्शंस दिए, जिनकी 3 साल की मेहनत एक मोमेंट में बर्बाद हो गई। ज्ञान करिया ने रिस्पांस में सबसे ये कहा कि जिन लोगों ने फिल्म देखी भी नहीं, वो तक इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो कि अनफेयर है। उनका मानना है कि द लंच बॉक्स और द गुड रोड भाई भाई हैं। मेजॉरिटी लोगों, स्पेशली फिल्म के डायरेक्टर से हार्श रिएक्शंस मिलने पर फिल्म फेडरेशन ने प्रोड्यूसर्स अनुराग कश्यप, UTV, धर्मा प्रोडक्शंस और डायरेक्टर रितेश बत्रा को एड्रेस करते हुए एक लंबा चौड़ा लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि आपने और आपकी टीम ने वेरियस इंटरेक्शंस में कहा कि एक बार फिल्म, नोट करिए, अगर नहीं बल्कि एक बार फिल्म इंडिया से सेलेक्ट हो जाती है तो सोनी क्लासिक्स आपको एक अच्छी कैंपेनिंग देगी। यानी आपने फिल्म फेडरेशन के सिलेक्शन को सिर्फ एक टेक्निकलिटी समझ रखा है। ये रिडिकुलस है कि आपने इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ कांस के ज्ञानी ऑस्कर पंडित और सोनी क्लासिक्स को इन्फ्लुएंशियल माना है। इससे यही साबित होता है कि आप ऑस्कर्स को एक झोल समझते हैं। फिल्म फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सुप्रन सेन ने लेटर लिखते हुए एक अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी और साथ में ये भी कहा कि वो लोग ये मैटर एकेडमी और INB मिनिस्ट्री तक ले जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब एक अथॉरिटी ऐसे धमकाए तो एक बडिंग फिल्म मेकर क्या ही कर सकता है। इसलिए रितेश बत्रा ने भी अपॉलजी लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रेटर्निटी के बड़े बड़े लोगों ने हार्श कमेंट्स किए, फिर भी आपने लेटर में स्पेसिफिकली मुझे टारगेट किया।
अगर आपको अपॉलजी चाहिए तो मैं वो देने को तैयार हूँ। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी रिएक्शन इंडियन और इंटरनेशनल प्रेस से मिला है इस बार, वो एक नई ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पॉलिसी को बढ़ावा दे। इस पूरे घमासान के बाद भी हमारे हाथ कोई ऑस्कर तो छोड़ो, नॉमिनेशन भी नहीं लगा। हाथ लगे तो सिर्फ अजम्पशंस और रूमर्स कि आखिर लंच बॉक्स ऑस्कर के लिए क्यों नहीं सिलेक्ट हुई। कुछ रूमर्स ये कह रहे थे कि जूरी में सब सूडो आर्टिस्टिक ज्ञानी लोग भरे हैं जिनको लगता है कि फील गुड फिल्म्स उनके लेवल की कूल नहीं है, खास तौर से तब जब किसी नॉर्मी प्रोड्यूसर ने उसे बैक किया हो। किरण राव ने शिप ऑफ थीसिस को इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो एक थ्योरी ये भी थी कि ताकि कमेटी करण जौहर या आमिर खान दोनों में से किसी की तरफ पार्शल होती ना नजर आए, तभी उन्होंने दोनों की फिल्मों को ही नहीं चुना। यहाँ तक कि एक क्लेम तो ये भी सुनने में आ रहा था कि इसके पीछे भी मोदी जी का हाथ है, क्योंकि हो सकता है वो गुड रोड के माध्यम से गुजरात को प्रमोट करना चाह रहे हो। वैसे सिलेक्शन के बाद मोदी जी का ट्वीट भी आया था। बट एनीवेज, ये सब तो बस पकी पकाई बातें हैं। सॉलिड रीजन ये हो सकता है कि फिल्म फेडरेशन को ये बात पसंद नहीं आई कि सिलेक्शन के पहले ही लोग जश्न मना रहे हैं और उनके होने वाले वर्डिक्ट को कोई भाव ही नहीं दे रहा। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन गौतम घोष ने भी यही कहा कि यहाँ मीडिया की भी गलती है कि उन्होंने सिलेक्शन के पहले ही लंच बॉक्स की हवा बना दी, जिससे फिल्म फेडरेशन का ईगो हर्ट हो गया। इसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का क्लासिक एग्जाम्पल कहा। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, जाके गूगल करना। कुछ रीजंस कमेटी इंसाइडर्स की तरफ से ये भी आए कि द गुड रोड में इंडिया को ज्यादा डाइवर्स तरीके से दिखाया गया है, जो ऑस्कर के लिए फिल्म सिलेक्ट करने का पहला क्राइटेरिया लंच बॉक्स से ज्यादा अच्छी तरह फुलफिल करती है। रिजेक्ट करने का ये रीजन भी सामने आया कि द लंच बॉक्स में टिफिन एक्सचेंज होने की गलती दिखाना फॉल्स पोर्ट्रेयल था, क्योंकि दुनिया भर में मुंबई के डब्बा वालास अपने 10 on 10 परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। क्या पता फेडरेशन को लगाओ कि इससे इंडिया के डब्बा वालास की बनी बनाई इज्जत दुनिया में बेकार हो जाएगी। इसका काउंटर आर्गुमेंट रितेश बत्रा की तरफ से ये था कि फिल्म गलती से ज्यादा एक मिरेकल के बारे में है, क्योंकि ये फैक्ट है कि मुंबई के डब्बा वाला सिस्टम में 6 मिलियन में से सिर्फ एक डब्बा गलत जगह पहुंचता है, तो इसे हम गलती नहीं मिरेकल कहेंगे। कुछ सालों बाद डायरेक्टर रितेश बत्रा से पूछा गया कि अब वो कैसा फील करते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में, तो उनका जवाब ये था कि उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। उन्हें अभी तक समझ नहीं आया कि जो भी हुआ आखिर क्यों हुआ। उनका मानना है कि एक ट्रेजेडी है इंडियन फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि पोटेंशियल होते हुए भी उनको ऐसी सपोर्ट नहीं मिलता। रितेश बत्रा यही सोचते हैं कि वो और उनकी टीम भोले थे ये सोचने के लिए कि उनकी फिल्म सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से आगे बढ़ेगी। तो ये थी इंडियन ऑस्कर नॉमिनेशन में 3 सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज। अगले वीडियो में हम बाकी की छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज कवर करेंगे। तब तक के लिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि 2022 में फाइनली मिल ही जाए ऑस्कर